वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, यानी जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं विलोम शब्द। एग्ज़ाम में आपके पास डेफिनेट रूप से या तो 2 सवाल आ सकते हैं या 2 से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन विलोम शब्द पे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। किसी भी कंपटीशन के प्री एग्ज़ाम्स को फाइट करते समय हिंदी व्याकरण में आपको जिन भी कंटेंट्स को पढ़ना होता है उनमें से विलोम शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। तो हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। हिंदी जो भाषा है, व्याकरण है, उसमें शब्दों की बहुत से तरीके से व्युत्पत्ति हुई है, जिसमें हमने पर्यायवाची देखे हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, समानार्थी होते हैं। इनमें से अगर कुछ टॉपिक्स को हमने नहीं पढ़ा है तो हम आगे फर्दर लेक्चर्स में इन पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो शब्दों के अनेक प्रकारों की व्युत्पत्ति हुई है अलग अलग कारणों से, उन्हीं में से एक है ये विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। ये वो शब्द हैं जिनके अर्थ जो होते हैं वो परस्पर विपरीत होते हैं, विशुद्ध होते हैं, उल्टे शब्द होते हैं। उन्हें कहते हैं विलोमार्थक शब्द। इनको विरोधात्मक शब्द भी कहते हैं, विरोधार्थक शब्द भी कह सकते हैं, प्रतिलोम भी कह सकते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं, विपर्याय भी कह सकते हैं आप। तो जैसे जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ सुबह है वहाँ सांझ भी है, देव हैं तो दानव भी हैं। तो इसी बात को देखते हुए विलोम शब्द जो हैं उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसी भी कथन को ये गंभीरता देते हैं, मीन्स किसी बात को गंभीरता देते हैं, किसी की अभिव्यक्ति में पूर्णता लेके आते हैं। तो वो अभिव्यक्ति में पूर्णता कैसे होगी वो आप वाक्यों प्रयोग के साथ जब आप विलोम शब्द को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्ज़ाम में आपसे विलोम शब्द जो पूछे जाते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट विलोम शब्दों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बहुत मोटे रूप से ये समझ लेते हैं कि विलोम शब्दों का जो निर्माण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। हालांकि एग्ज़ाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, लेकिन चूंकि हमें थोड़ी सी जानकारी उन चीज़ों के बारे में होनी चाहिए जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा 5 मिनट का डिस्कशन इस पर करते हैं। विलोम शब्द जो हैं उनका निर्माण 4 तरीके से किया जाता है। सबसे पहला स्वतंत्र शब्द आपके सामने आएंगे। ये स्वतंत्र शब्द बहुत समराइज वे में समझते हैं क्या है। जैसे अंधकार है और उसका विलोम शब्द क्या है? प्रकाश। उदय है, उसका विलोम शब्द है अस्त। ये है स्वतंत्र शब्द। मूक और वाचाल, हानि और लाभ, ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं और इन शब्दों के द्वारा विलोम शब्दों का निर्माण होता है। अब दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा है उपसर्गों के प्रयोग के द्वारा। किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग को लगा के उसका विलोम शब्द बना दिया जाना, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द बन जाता है अगर हम किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगा देते हैं। अब ये उपसर्ग आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर सकते हैं अ, अन, अप, अव, निर, निस, निश, दुर, दुस, कु, जैसे प्रथा का उल्टा हो गया कुप्रथा, साहस का दुस्साहस। परा, वी, ये सारे उपसर्ग हैं जो विरोध सूचक हैं। तो इनके योग से क्या हो जाता है? इनके मिलने से क्या हो जाता है? विलोम शब्द का निर्माण हो जाता है, विलोम शब्द बन जाते हैं। जैसे जन्मा शब्द है, आप जब इसके आगे अ लगा देते हैं तो ये अजन्मा बन जाता है और क्या हो गया? जन्मा का अपोजिट, जन्मा का विपरीत अर्थ देने वाला क्या हो गया? अजन्मा।
कविता का अकविता, धार्मिक अधार्मिक, हिंसा अहिंसा। ये क्या हो गए? उपसर्ग का प्रयोग किया और शब्द के विपरीत अर्थ हो गए। ये हो गया विलोम शब्द को निर्माण किए जाने का दूसरा तरीका। एक और समझ लेते हैं उपसर्ग के प्रयोग से कैसे हुआ। जैसे कुउपसर्ग है, कुउपसर्ग है तो अब आपके सामने शब्द है सुपुत्र, विपरीत अर्थ देने वाला कौन सा हो गया? कुपुत्र। सुमार्ग कुमार्ग, सुपथ कुपथ, सुलक्षणा कुलक्षणा। बहुत आसान है। तो उपसर्गों के प्रयोग से भी विलोम शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद देखिए विलोम शब्द कैसे और बन सकते हैं। लिंग के परिवर्तन के द्वारा। ये तो बहुत ही आसान है। शब्द का लिंग परिवर्तन आप जैसे ही कर देते हैं तो विलोम शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे पिता माता, भाई बहन, नर नारी, पुत्र पुत्री। ये हो गए विलोम शब्द आपस में। चौथा तरीका है न्यूनार्थक शब्दों के प्रयोग के द्वारा। न्यूनार्थक यानी इस प्रकार के शब्द जो किसी वस्तु का छोटा रूप व्यक्त करते हैं। अब ये क्या होते हैं? कोई शब्द बड़े का छोटा रूप व्यक्त करते हैं। जैसे हथौड़ा है, एक तो शब्द है आपके सामने हथौड़ा और एक शब्द है उसका छोटा रूप क्या है? हथौड़ी। यानी हम इटसेल्फ एक अंदाज़ लगा सकते हैं, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हथौड़ा तो बहुत बड़ा होगा और हथौड़ी उसके आगे छोटी होगी। ऐसे ही नाला, आपको कहा नाला, दुर्गापुरा का नाला, आप अंदाज़ लगा लेंगे बहुत बड़ा नाला है, यहाँ से वहाँ तक पता नहीं कहाँ तक फैला होगा। हमने कहा नाली, तो छोटी सी एक नाली है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। ये विपरीत अर्थ हैं जो न्यूनार्थक शब्दों के प्रयोग के द्वारा निर्माण कर लिए जाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं आपके सामने। टीका टिकली, लता लतिका, लोटा लुटिया, हथौड़ा हथौड़ी, कीला कीली, छोटा और छोटी, नाला और नाली। तो ये क्या हो गए? 4 प्रकार हमने बात की आज कि विलोम शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। वो 4 प्रकार हमने देखे। जो 4 प्रकार कौन कौन से थे एक बार हम देख लेते हैं दोबारा। एक तो स्वतंत्र शब्दों के प्रयोग के द्वारा, दूसरा उपसर्गों के प्रयोग के द्वारा, तीसरा आपने किया है लिंग के परिवर्तन के द्वारा और चौथा आपने किया है न्यूनार्थक शब्दों के प्रयोग के द्वारा, जो किसी वस्तु का छोटा रूप व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए अब इसके बाद, इन्हें समझ लेने के बाद, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट विलोम शब्दों को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पॉसिबल क्वेश्चंस हैं तो आपको ज़रूर आने चाहिए। हिंदी व्याकरण को पढ़ते समय आपके साथ जितनी ये बात है कि आप उस ग्रामेटिकल रूल को समझें, उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने शब्दकोश को थोड़ा पढ़ाएं। कुछ हिंदी, वो भी मैच्योर हिंदी जिसे कहते हैं, कि ऐसे की बुक पढ़ ली या आपने कोई अच्छी किताब हिंदी की व्याकरण की पढ़ी, कुछ शब्द संग्रह जैसे हम कहते हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, वैसे हिंदी की प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है। आप हिंदी का अपना शब्द कोश जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे उतनी व्याकरण आपके लिए आसान होगी। तो हम जितने पढ़ेंगे उसके अलावा आपके पास अगर समय बचता है आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और अभी हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द। अब देखिए, जब हम विलोम शब्द करते हैं, जब हिंदी में हम कोई सी भी तरीके की चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमें देखना होता है कि एग्जामिनर ने कौन से शब्द को उठाया है, तो उससे मिलते जुलते शब्द का ही तो हम यूज़ कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये 2 सवाल आपने देखे एक जैसे। अत का मतलब भी आरंभ होता है और इसका उत्तर आया था इति। लेकिन हमने बात की थी जब हम अत को विलोम कर रहे थे कि हम अंत तो तब लगाते जब यहाँ पे शुरुआत लिखी होती, शुरुआत और आरंभ। तो शब्द को देखते हुए हमने अत का विपरीत किया इति। इसी तरह अगर आरंभ लिखा हुआ है तो उसके अनुसार सही विलोम क्या जा रहा है? अंत। वैसे इति का मतलब भी समापन ही होता है। अथ यानी शुरुआत होना और इति यानी समापन होना। आरंभ यानी शुरुआत होना, अंत यानी
पूरा अंत होना। तो अर्थ तो एक दूसरे से मिलते जुलते ही जा रहे हैं, लेकिन सवाल आपके पास जिस तरीके के शब्द में किया गया है, जवाब आप उसी के अनुसार देंगे। शब्द किस तरीके का प्रयोग किया गया है, अगर अर्थ इति और अंत एक ही बात कह रहे हैं, अर्थ के साथ इति विलोम शब्द आएगा और आरंभ के साथ आएगा अंत। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको अपनी हिंदी को मैच्योर करने के बाद पकड़ में आ जाएंगे कि हिंदी ग्रामर में शब्दों की बहुत गहराई है, किस शब्द के साथ कौन से शब्द को प्रयोग में लिया जाना है। वो उतना ही आप प्रैक्टिस जितना आप करते जाएंगे उतना ही आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे, आप उसमें सिद्धहस्त हो जाएंगे। हम कह सकते हैं कि आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ हमने 2 विलोम शब्द अभी देखे हैं। पहला अथ हमने देखा जिसका उत्तर था इति। अभी हमने आरंभ देखा है और आरंभ का सही उत्तर है अंत। उत्तम का सही जो विलोम शब्द है वो है अधम। निकृष्ट होता है बी ऑप्शन, निम्न कार्य करने वाला। विच्छिन्न जिसे टुकड़ों में विभक्त किया गया हो, जिसे तोड़ा गया हो, विभक्त किया गया हो। और परिव्राजक कहते हैं सन्यासी जो कि घूमता रहता है, ऐसा सन्यासी जो कि घूमता रहता है, विचरण करता रहता है यहाँ से वहाँ। तो कोई भी सही ऑप्शन नहीं है इसका, एक ही उत्तर इसका आपको जो मिलेगा यहाँ पर। मिलते जुलते हैं दोनों, हालांकि निकृष्ट और अधम, लेकिन उत्तम के साथ क्या सही सेट जाएगा? अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो फिर क्या होगा? उत्तम के साथ जाएगा अधम। निकृष्ट भी निम्न कार्य करने वाला होता है व्यक्ति, और अधम जो होता है वो भी वही होता है जो अधार्मिक कार्य करता है, निम्न कार्य करता है। लेकिन आप दोनों शब्दों में जब कंपेयर करेंगे कौन सा सही विलोम शब्द जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ उत्तम का सही विलोम शब्द क्या आएगा? अधम। आकर्षण का अपोजिट विलोम विपरीतार्थक शब्द सही क्या होगा? आप बताइए। विकर्षण, घर्षण, दूरस्थ या पराकर्षण? देखिए, घर्षण, दूरस्थ और पराकर्षण सभी साइंस से रिलेटेड शब्द हैं। आकर्षण क्या अर्थ कह रहा है हमें सबसे पहले तो ये समझना है। किसी के प्रति आकर्षित होना, और उससे अपोजिट होना क्या हो गया? विकर्षण, उससे दूर जाने की इच्छा होना। आकर्षण किसी के प्रति आकर्षित होना, विकर्षण किसी से विकर्षित होना। ये सही उत्तर हुआ, सही विलोम शब्द हुआ। घर्षण तो होता है किसी चीज़ से घर्षण उत्पन्न होना। पराकर्षण, दूरस्थ, दूरस्थ तो समीप से रिलेटेड है, तो यहाँ सही उत्तर हमारा हुआ है विकर्षण। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी स्कोरिंग देखते हुए चल रहे होंगे। हम पर लेक्चर आपको जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करवाएं, आप एक बार ये देख लें कि इतने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया गया है, इसमें से आपने कितनी मार्किंग की है अपनी, ये आपको पता होना चाहिए। ऑनेस्टी से आप खुद को मार्क्स दीजिए। हम आपको पहले सवाल दे रहे हैं, उसके बाद आपको जवाब बता रहे हैं। इस टेक्निक्स को करने का रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा आप इसको, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी एक साथ होती जाए। जितने ज़्यादा आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, केवल इसको पढ़ने की तरीके से ना लेके आपको इस तरीके से क्वेश्चन देके फिर आपको आंसर बताया जा रहा है, ताकि इस टाइम इंटरवल के अंदर आप जब आंसर क्लिक करते हैं तो आप अपनी मार्किंग खुद कर सकते हैं कि आपने जस्ट एक पेपर को सॉल्व किया है और फिर आपने इसमें कितने स्कोरिंग किए हैं, कितना आप समझ पाते हैं। एग्ज़ाम में भी आपको किसी क्वेश्चन को जब सामने दिया जाता है तो इतना ही समय होता है आपके पास, उसको राइट और रॉन्ग जो भी आप क्लिक कर देते हैं, बस क्लिक कर देने के लिए आपके पास उतना ही समय होता है। तो आपको इस स्लाइडिंग में पर स्लाइड आपको पहले क्वेश्चन बताया जा रहा है, फिर आपको आंसर बताया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्ट यही है कि आप थोड़ा टाइम लेके सही उत्तर पर खुद क्लिक करें। तो सुनने के साथ साथ आप अपनी एक नोटबुक लेके बैठें, नोटबुक पर आप क्लिक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने क्या आंसर दिया, 2 का क्या दिया, इस तरह से आपका कितना परसेंटेज आप सही कर पा रहे हैं हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस को। अवनी का अर्थ क्या होता है?
आपसे पूछा गया है जो विलोम शब्द, आपको उसका अर्थ आना चाहिए, तभी आप उसका विलोम शब्द निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अवनी का मतलब क्या होता है। अवनी का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, भू, धरा, वसुधा। कितने सारे पर्यायवाची हो गए। और धरती का अपोजिट क्या हुआ? अंबर। हम कहते हैं ना ज़मीन और आसमान का अंतर है। ज़मीन और आसमान का अंतर बताने के लिए हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये वाली बात। उसमें और उसमें तो ज़मीन और आसमान का अंतर है, तो ये अपोजिट शब्द है। अवनी का अर्थ होता है भू या धरा, ज़मीन, पृथ्वी, कुछ भी कह सकते हैं, और इसका विलोम शब्द सही है अंबर। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? अंबर। अब देखिए सवाल है आपके सामने, आशा। आपको इसके सही विलोम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला हताशा, ऑप्शन 2 दुराशा, आकांक्षा और निराशा। आप इसका सही उत्तर बताइए कि इन चारों में से कौन सा ज़्यादा यहाँ पर सेट हो रहा है अर्थ के अनुसार। हिंदी के चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम हो, चाहे आपको कोई सा भी सवाल हल करना हो, अर्थ अगर आप जानते हैं तो फिर आप उत्तर तक पहुँच सकते हैं। अर्थ पे अगर कन्फ्यूज़न है तो नहीं पहुँच सकते। इससे मतलब क्या पता चलता है हमें? हम कहते हैं हम ज़्यादा शब्द बैंक क्यों पढ़ें, ज़्यादा शब्दों को क्यों पढ़ें? तो उसका रीज़न यही है, देख लीजिए कि जब तक अगर हमें किसी भी 2 शब्दों का भी यहाँ अर्थ नहीं पता है प्रॉपर, तो फिर हम उत्तर तक तो पहुँच ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश अपना जितना डेवलप करेंगे उतना ही आपके लिए हिंदी लैंग्वेज आसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है कि आपने कोई हिंदी ग्रामर की बुक ली और आपने उसमें से 10-20 नए शब्द पढ़ लिए, तो ये व्यर्थ नहीं जाती है आपकी मेहनत, ये आपको कहीं ना कहीं काम आती है। किन्हीं भी क्वेश्चंस को, किन्हीं भी सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको ये आपका पैटर्न बहुत काम आता है। यहाँ इन चारों शब्दों के अपने आप में कुछ अर्थ निकलेंगे और जो सही आपका विलोम अर्थ बैठेगा वो आपको सोचना है। सवाल आपके सामने है, हताशा, फिर है दुराशा, उसके बाद आकांक्षा और उसके बाद है निराशा। आशा का सही विलोम शब्द। दूसरा सवाल आप सभी के सामने बहुत ही आसान, आशा। ऑप्शंस हैं हताशा, दुराशा, आकांक्षा और निराशा। हताशा होती है हम किसी चीज़ से हताश हो गए। दुराशा होती है किसी के प्रति हमारे मन में बुरी भावना होना। दुराशा, बुरी आशा होना किसी के लिए। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का तो अर्थ ही अलग होता है, हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, आकांक्षा। और चौथा है निराशा। सही विलोम अर्थ है निराशा। आशा का अपोजिट विलोम शब्द क्या हुआ? आशा, निराशा। आशा यानी उम्मीद, निराशा यानी ना उम्मीद की। तो सही विलोम अर्थ यहाँ पर हुआ है, सही उत्तर आप लगाएंगे आशा का निराशा। अब है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आया हुआ है, प्री में। सब शब्द है आपके सामने अनुराग। इसके विपरीत आपको विलोम शब्द देखना है, इसका कौन सा है सही। ऑप्शंस हैं आपके सामने, क विराग, ख वैराग्य, ग द्वेष और घ वीतराग। फिर से देख लेते हैं। सवाल है अनुराग। अनुराग का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शंस हैं विराग, उसके बाद वैराग्य, तीसरा है द्वेष, चौथा है वीतराग। सही उत्तर आपको बताना है। अनुराग का सही विलोम क्या होगा? अनुराग का होगा विराग। बाकी तीनों जो शब्द हैं अलग ही अर्थ दे रहे हैं। पहले समझ लेते हैं। अनुराग यानी होता है प्रीति, प्रेम। किसी के प्रति आपके मन में अनुराग का भाव है। तो अनुराग का भाव किसी से
यानी राग किसी से हमारा प्रेम है, किसी से हमारा भावनात्मक अनुराग है। इसका विपरीत हुआ विराग। इसका सही अर्थ दे रहा है, यानी उसके प्रति हमारा विराग, यानी उससे हमारा कोई भाव नहीं जुड़ा हुआ है, कोई राग नहीं है, उससे हमारा कोई प्रेम भाव नहीं है। अब जो बाकी हमारे पास ऑप्शंस थे वो क्यों सही नहीं थे? वैराग्य यानी होता है किसी चीज़ से विरक्ति होना। वैराग्य यानी लगभग संन्यास वाली जो स्थिति होती है, वैराग्य ले लेना, दुनिया से, घर से, सांसारिकता से वैराग्य लेना, बाहर चले जाना, एक अलग स्थिति हुई। द्वेष यानी होता है घृणा। चौथा ऑप्शन वीतराग, जो कि सही नहीं है। वीतराग यानी क्या होता है? वीतराग का मतलब समझ लेते हैं हम। अनुराग और विराग, अनुराग तो प्रेम है, विराग प्रेम नहीं है, लेकिन वीतराग कोई भाव ही नहीं है। जिस मनुष्य में किसी के लिए भी किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है वो कहलाता है वीतराग। अच्छा ना बुरा, किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई राग भाव नहीं है, कम प्रेम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, वो अवस्था कहलाती है वीतराग। तो हमें करना है अनुराग का अपोजिट, जहाँ वीतराग भी सही उत्तर नहीं है। आपके लिए सही उत्तर है इसका विराग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है सवाल, सबसे पहले देखिए। अधुनातन, ऑप्शंस हैं क पुरातन, ख नूतन, ग भूतकालीन और घ प्राचीन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है अधुनातन का विलोम क्या होगा। अधुनातन, ऑप्शन 1 आपके सामने पुरातन, दूसरा ऑप्शन नूतन, तीसरा ऑप्शन भूतकालीन और चौथा ऑप्शन है प्राचीन। अब आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। अधुनातन आधुनिक, आज के परिवेश का, बिल्कुल इस समय का, प्रेजेंट समय का। और अब इसके पास आपको बताना है इसका अपोजिट, उल्टा शब्द बताना है। अब इन चारों शब्दों का पहले अर्थ देख लेते हैं। पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया। नूतन पे क्लिक कर देंगे तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द ही हो जाएगा। भूतकालीन, भूतकालीन यानी पुराने समय का। और प्राचीन, प्राचीन भी प्राचीन काल के समय का। लेकिन अधुनातन के साथ कौन सा सही जा रहा है? पुरातन। अधुनातन का सही उत्तर जा रहा है यहाँ पर पुरातन। अधुनातन यानी बिल्कुल आधुनिक और पुरातन यानी पुराने समय का। अब है आपके सामने उत्थान। उत्थान का विलोम शब्द। ऑप्शन है अवमान, दूसरा अवज्ञा, तीसरा पतन और चौथा है विकास। अवमान, अवज्ञा, पतन और विकास, ये 4 ऑप्शंस हैं। सवाल है आपके सामने, उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है। बहुत ही आसान है। उत्थान का मतलब होता है उठना, ऊंचे उठना। और पतन का मतलब नीचे जाना। तो ये बहुत इजीली समझ में आ रहा है हमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही सेट नहीं हो रहे हैं। विकास, अवज्ञा यानी किसी की आज्ञा की अवहेलना करना, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। अवमान भी अपमान से संबंधित शब्द है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका ये है उत्थान। उत्थान यानी होता है उठना, प्रगति करना, उन्नति करना। पतन यानी अवनति होना, नीचे की ओर आ जाना।
तो इसका सही विलोम का उत्तर हुआ पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन। अगला सवाल है आकर्षण। ऑप्शंस हैं आपके सामने विकर्षण, घर्षण, दूरस्थ और पराकर्षण। विकर्षण, घर्षण, दूरस्थ और पराकर्षण। आपको बताना है आकर्षण का विलोम। सबसे पहले आप आकर्षण शब्द को समझ लीजिए, क्या अर्थ होता है आकर्षण का, उसके बाद आप इसका बहुत आसानी से विलोम निकाल लेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अब है एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द बताइए। ऑप्शंस हैं परमाधिकार, दूसरा अनेकाधिकार, तीसरा पूर्णाधिकार और चौथा सर्वाधिकार। अब एकाधिकार को पहले समझिए। सारे शब्द जो भी आपके सामने सवाल दिया जाएगा, एग्जामिनर जब पेपर आपका सेट करते हैं तो ख़ास बात क्या देखते हैं कि जहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा से ज़्यादा है वही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ शब्द सारे सिमिलर लगते हों, जहाँ आंसर निकालना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता हो। जैसे उत्थान और पतन बहुत ही आसान है, किसी भी लेवल पर स्टूडेंट बिना बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाए उसको कर सकता है। लेकिन जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वहीं आपको समस्या आती है। तो एकाधिकार, किसी वस्तु पर हमारा केवल एकाधिकार है, यानी केवल मेरा ही अधिकार है, किसी और का नहीं है। अब इसका विलोम बताना है आपको। परमाधिकार, अनेकाधिकार, पूर्णाधिकार या सर्वाधिकार। अब आप अपने अनुसार इसका सही उत्तर क्लिक कीजिए। सही उत्तर है सर्वाधिकार। परमाधिकार, अनेकाधिकार, पूर्णाधिकार और सर्वाधिकार। एकाधिकार कह रहा है किसी एक के अधिकार के बारे में, सर्वाधिकार कह रहा है सबका ही अधिकार है। ये इसका सही उत्तर है। अनेकाधिकार भी अनेक के अधिकार की बात कर रहा है, सबके अधिकार की बात नहीं कर रहा। पूर्णाधिकार पूर्ण और अपूर्ण की मात्रा के बारे में बात कर रहा है। यहाँ एकाधिकार और सर्वाधिकार सही विलोम शब्द, आपस में सही विलोम है एक दूसरे के। तो सही उत्तर है आपका सर्वाधिकार।